दोस्तों नमस्कार। लेट्स क्रैक यूपी एग्ज़ाम्स में आपका स्वागत है। विज्ञान प्रौद्योगिकी का एमसीक्यू चल रहा था सामान्य अध्ययन के रात 8 बजे वाले वीडियो में, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज छठा वीडियो है उस क्रम का। कुछ समय जब तक लॉकडाउन है दोस्तों, तब तक इसी तरह हमारे लाइव वीडियो नहीं आ पाएंगे, रिकॉर्डेड वीडियो ही आएंगे। लेकिन बहुत जल्द, जैसे 3 मई को मैं भी सोच रहा हूँ कि यदि लॉकडाउन हटता है, कुछ छूट मिलती है, तो मैं अपने रूम पे पहुँच करके अपने इक्विपमेंट्स के द्वारा लाइव वीडियोस बनाऊं, तब ज़्यादा आनंद आएगा पढ़ने में। तो साइंस टेक का चल रहा है। साइंस टेक में बहुत गहराई से नहीं जानना है। जो सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं, जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं सभी परीक्षाओं में आपके, वहीं से हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आवर्त सारणी में धातुओं के सर्वाधिक गुण वाले तत्व स्थित है कि आवर्त सारणी अभी आपको मैंने पढ़ाई नहीं। आवर्त सारणी मैं आपको एक दिन किसी वीडियो में बता दूंगा। और एक बात और रह गई है मेरी कि मैं कोशिका विभाजन के बारे में बताया था आपको पढ़ाने के लिए, तो ये दोनों टॉपिक मैं एक ही दिन पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। मैं भी कल या परसों मैं इसका इंतज़ाम करता हूँ। इन दोनों को मैं कल परसों में ही पढ़ा देता हूँ। आवर्त सारणी में धातुओं के सर्वाधिक गुण वाले तत्व स्थित होते हैं, तो बाईं ओर स्थित होते हैं, याद रखिएगा। आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर जो तत्व हैं उनका धात्विक गुण जो है वो कम हो जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक, इसका उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विभिन्न धातुएं निम्न में से किसके साथ घुल करके अमलगम का निर्माण करती हैं? तो दोस्तों पारे के साथ पूछा भी जाता है कि अमलगम में क्या स्थित है। मुख्य धातु है तो वो पारा है। पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। लोहे को छोड़कर अन्य सभी धातुओं के साथ यह पारा मिल करके अमलगम का निर्माण कर सकता है। तो याद रखिएगा, लोहे को छोड़कर, लोहे के साथ नहीं बन पाएगा अमलगम, बाकी कोई भी धातु हो उसके साथ मिलकर के अमलगम का निर्माण कर सकता है पारा, ठीक है। पारा का उपयोग कहाँ कहाँ होता है आपको पता है? बैरोमीटर में, थर्मामीटर में, ठीक है। इनके जैसे अन्य जो यंत्र हैं उनमें सिंदूर के निर्माण में Hg का यूज होता है। सोने और चांदी के निष्कर्षण में पारे का यूज होता है। मरकरी वाष्प लैंप बनाने में, ठीक है, मरकरी, पारे को ही मरकरी कहते हैं, तो मरकरी वाष्प लैंप जो है उसको बनाने में, गैस को एकत्र करने के कार्य में इसका प्रयोग होता है। पारे का जो निष्कर्षण होता है, इसका अयस्क कौन सा है पता है आपको? सीने बार पूछा जाता है, ठीक है। सीने बार ये पारे का अयस्क है। इसी अयस्क से पारे का निर्माण होता है और यह ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, जो कि धातु है। इस पर अम्ल और क्षार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर पूछा जाए कि किस पर अम्ल और क्षार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो पारे पर। मानव शरीर में जल का प्रमुख कार्य यूपी पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। स्वेदन का उत्सर्जन कर ताप नियंत्रण करना, बिल्कुल सही है। पसीने का उत्सर्जन करके ताप नियंत्रित करता है शरीर का। अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन में माध्यम बनना, बिल्कुल सही है, ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका कार्य जैव रासायनिक अपक्रियाओं को संपन्न कराने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, ठीक है, जैव रासायनिक अपक्रियाओं को संपन्न कराने में। और हमारे शरीर में आपको पता है कि लगभग 60%, 57 से 65% तक जल पाया जाता है, और यह प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे श्रेष्ठ विलायक है, जो कि जीव के अंदर पाए जाने वाले जो पदार्थ हैं, जैसे कोशिका द्रव्य हो गया, रुधिर प्लाज्मा हो गया, लसिया ग्रंथ हो गई, श्वेत ग्रंथियाँ, ठीक है, उनका यही उसमें जो उपस्थित मुख्य तरल पदार्थ है वो जल ही है। तो चाहे उपापचयी प्रक्रिया हो, पदार्थों का विसरण हो, उत्सर्जन हो, परिवहन हो, ये सभी क्रियाएं जो संपन्न होती हैं, जल उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी, उपर्युक्त सभी। मानव मस्तिष्क में दर्द, ठंडा, गर्म इत्यादि जो अनुभव हैं उनको पहचानने का कार्य मुख्यतः किसका होता है? तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? थैलमस का। थैलमस जो ग्रंथि है, ये थैलमस जो है अग्र मस्तिष्क के डाइएन्सीफेलॉन का एक भाग होता है। जब मस्तिष्क हम पढ़ाएंगे आपको बायो में, तो आपको दिखाएंगे मस्तिष्क का पूरा डायग्राम,
उसमें बताएंगे कि कौन कहाँ स्थित होता है और किसका क्या कार्य होता है। यहाँ पर आप जानते रहिए कि थैलमस का मुख्य कार्य होता है। थैलमस से ही पीनियल ग्रंथि जो है वो जुड़ी होती है और यह मस्तिष्क के विभिन्न भागों से जो संवेदी चीज़ें हैं, प्रेरणाएं हैं, उनको ग्रहण करके दर्द, स्वाद, ठंडा, गर्म, दबाव आदि की पहचान करने का कार्य करता है। ठीक है। और जो मैंने आपको बताया पीनियल ग्रंथि, यहाँ से मेलाटोनिन, याद रखिएगा, मेलाटोनिन हार्मोन का स्रावन होता है जो कि नींद के लिए उत्तरदायी हार्मोन होता है। तो मेलाटोनिन हार्मोन का स्रावन कहाँ से होता है? पीनियल ग्रंथि से। अगर पीनियल नहीं आए दोस्तों एग्ज़ाम में आपके ऑप्शन में, तो थैलमस आप सही टिक लगाएंगे, यही सही होगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? थैलमस। अगला है, शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है? तो शरीर की सबसे छोटी अस्थि स्टेपीज होती है, आपको पता है। कान की जो एक कर्ण की 3 अस्थियां पाई जाती हैं मुख्यतः, जो मध्य कर्ण है आपका कान है, उसमें 3 अस्थियां पाई जाती हैं मुख्यतः, इनकस, मैलियस अर्थात मेरियस, इनकस और स्टेपीज। इनमें से स्टेपीज जो है शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है। वहीं फीमर जो है शरीर की सबसे बड़ी अस्थि है। ठीक है, जो जांघ की हड्डी जिसको बोलते हैं। अब यहाँ बहुत बढ़िया प्रश्न है, किस रोग की वजह से हड्डियों का कैल्सिफिकेशन रुक जाता है, जिससे हड्डियों में फ्रैक्चर की संभावना बढ़ जाती है या कुरूपता आ जाती है, जिसको हम कौन सा रोग बोलते हैं? रिकेट्स। ठीक है, रिकेट्स रोग बोलते हैं। तो रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी के कारण होता है। ठीक है, विटामिन डी की कमी के कारण होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? रिकेट्स रोग बोलते हैं। सी इसका उत्तर है। ठीक है, इसमें हड्डियों का कैल्सिफिकेशन रुक जाता है। कैल्शियम एक प्रकार से हड्डियों तक पहुंचना ही रुक जाता है, इससे क्या होता है? हड्डियों का क्षय होने लगता है। वहीं पेलाग्रा रोग, इसके बारे में हमने आपको बताया था, विटामिन B3 की कमी से होता है। स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से होता है। इस रोग में क्या होता है? मसूड़ों से खून निकलने लगता है, मसूड़े फटने लगते हैं। और ज़ीरोप्थैल्मिया, ये क्या है? ये रोग विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, इस रोग में आंखें आंसू बनाना बंद कर देती हैं, आंखों में आंसू आना बंद हो जाते हैं, आंखें सूज जाती हैं। ज़ीरोप्थैल्मिया। ठीक है, विटामिन ए की कमी से। अब यहाँ पर सूची फर्स्ट, सूची सेकंड दिया है, रोग दिया है, उसका कारक दिया है। ठीक है, तो रोग काली खांसी, ये हीमोफिलस परटूसिस बिल्कुल सही है। हीमोफिलस परटूसिस एक जीवाणु है, उसके कारण होता है। कुष्ठ, ये माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और तीसरा है निमोनिया, डिप्लोकोकस न्यूमोनी, ये भी बिल्कुल सही है। सिफिलिस, ट्रेपोनेमा पैलिडम, तो चारों ही सही हैं। ठीक है, चारों ये जीवाणु जनित बीमारियां, हमने आपको ट्रिक बताया था, टिंकू सीडी में बनी है पटाखा, उसमें ये चारों बीमारियां जो हैं जीवाणुओं से फैलती हैं। और किन जीवाणुओं से फैलती हैं उसका जो नाम दिया यहाँ दिया है 1 2 3 4, इसका जो सही क्रम होगा 1 2 3 4 ही हो जाएगा, बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, लाल सागर का रंग निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखाई देता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो वहाँ एक शैवाल पाया जाता है, सी इसका उत्तर है। ठीक है, ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम उस शैवाल का नाम है। क्या? ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम नामक नीली हरी शैवाल लाल सागर के ऊपर तैरती रहती है, जो कि जल को लाल रंग प्रदान करती है, इसी कारण इसे लाल सागर कहा जाता है। इंसुलिन किस प्रकार का हार्मोन है? तो ये तो एक बार मैंने बताया था किसी प्रश्न में, पेप्टाइड हार्मोन है इंसुलिन। ठीक है, एक प्रकार का पेप्टाइड हार्मोन है। यह 51 एमिनो अम्लों से बना होता है। आपको बता दूं, हार्मोन मुख्यतः प्रोटीन ही होते हैं। ठीक है, एक बार पूछा भी गया हार्मोन क्या होते हैं, तो मुख्यतः प्रोटीन ही होते हैं। तो एक पेप्टाइड हार्मोन है, यह 51 एमिनो अम्लों से बना होता है। और रक्त में जो शर्करा है, ग्लूकोज है, उसकी मात्रा को नियंत्रित करता है। रक्त में शुगर की मात्रा को नियंत्रित करता है इंसुलिन। इसका स्रावण अग्नाशय के एक विशेष भाग लैंगर हैंस की दीपिकाओं द्वारा होता है।
अग्नाशय से स्रावित होता है ये। इसके अल्प श्रावण से अगर कम मात्रा में इसका श्रावण हो तो मधुमेह या डायबिटीज़, तथा अगर बहुत ज़्यादा श्रावण हो तो हाइपोग्लाइसीमिया रोग होता है। याद रखिएगा, अगर इस इंसुलिन हार्मोन का ज़रूरत से कम श्रावण हो तो मधुमेह रोग होता है, डायबिटीज़, और अगर ज़रूरत से ज़्यादा श्रावण हो तो हाइपोग्लाइसीमिया रोग होता है। अब यहाँ पे वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत, किस सिद्धांत पर वॉशिंग मशीन कार्य करता है, तो वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, अपकेंद्रण के सिद्धांत पे। अपकेंद्रण में क्या होता है, अधिक सघन जो तत्व या अवयव होते हैं एवं हल्के अवयव एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, ये अपकेंद्रण की प्रक्रिया में होता है। वॉशिंग मशीन का यही कार्य होता है। वहीं अपोहन की बात करें तो अपोहन क्या है, रक्त को शुद्ध करने की एक कृत्रिम विधि है जिसको अपोहन कहते हैं। ठीक है, डायलिसिस इसको इंग्लिश में बोलते हैं। काफ़ी लोग तो अपोहन जो इंग्लिश वाले हैं अपोहन शब्द का अर्थ ही नहीं समझ रहे होंगे, तो डायलिसिस को ही अपोहन कहते हैं। वहीं पर विसरण की बात करें तो क्या है विसरण, दो या अधिक पदार्थ जो स्वतः एक दूसरे से मिल करके समांग मिश्रण बना लें तो उसको विसरण की प्रक्रिया कहते हैं। और उत्कम परासरण क्या है, ये जल शोधन की एक प्रचलित विधि है जिसको उत्कम परासरण कहते हैं। और उत्कम परासरण को दोस्तों इंग्लिश में रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं, तो इंग्लिश वालों के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस। भारत ने अंतरिक्ष में प्रवेश किया, अर्थात अंतरिक्ष की दुनिया में कब प्रवेश किया, आपको डेट याद है 19 अप्रैल, अगर नहीं याद है तो याद रख लिएगा, 19 अप्रैल 1975 वो ऐतिहासिक दिन था जब कॉस्मॉस 3M प्रक्षेपण यान का नाम कॉस्मॉस या कॉस्मॉस 3M प्रक्षेपण यान से भारत के प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट प्रथम, ठीक है, को सोवियत संघ के, याद रखेगा, सोवियत संघ के कापुस्टिन यान से प्रक्षेपित किया गया था। और तब से अब तक पूरा मैंने इसरो का एक इतिहास बताया है एक वीडियो में, देखिए कैसे इसरो का विकास हुआ, आज इसरो किस तरह सिरमौर बन गया है और नासा तक इसरो से जलन रखता है इसकी कामयाबी को देख करके। तो इसका जो उत्तर होगा, भारत ने अंतरिक्ष में प्रवेश कब किया, आर्यभट्ट के प्रक्षेपण के साथ ही। अगला प्रश्न, किस वायुमंडलीय परत में संचार उपग्रह अवस्थित किए जाते हैं या होते हैं, तो आपको मैं बताया था क्षोभ मंडल, जहाँ पर लगभग पृथ्वी का समस्त वायुमंडल स्थित है, यहीं पर क्षोभ मंडल में समस्त जो मौसमी प्रक्रियाएं होती हैं। इसके बाद समताप मंडल आता है जिसके निचले लेवल पर आपका ओजोन मंडल, ओजोन परत स्थित होता है जो कि पराबैंगनी किरणों से आपकी रक्षा करता है। हाल ही में चर्चा में रहा क्योंकि आर्कटिक क्षेत्र में, आर्कटिक वृत्त में बड़ा सा ओजोन छिद्र हो गया था, लेकिन अभी फिर से उसको भरने की खबर आ रही है जो लॉकडाउन हुआ उसकी वजह से। तीसरा जो है मध्यमंडल होता है, चौथा आयन मंडल और पांचवा बहिर्मंडल। ये जो चौथा आयन मंडल होता है यही संचार उपग्रह यहीं पर स्थित किए जाते हैं। टेलीविजन आदि जो संचार हैं इसके संचालन के लिए ये मंडल उपयोगी होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, आयन मंडल। दोस्तों आज के लिए इतना ही, छोटा वीडियो ही आज बन पाया, लेकिन इसकी लेंथ हम बढ़ाएंगे कल से। अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप अवश्य डाउनलोड इंस्टॉल कर लें ताकि कोई भी विषय या कोर्स आपको ज्वाइन करना पड़ना हो, संपूर्ण तरीके से लाइव क्लास और डिटेल में PDF के माध्यम से और डाउट क्लियरिंग सेशन के लिए, तो ये ऐप आप डाउनलोड कर लें। यहाँ पर आपको ढेर सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। सब्सक्रिप्शन आप कर सकते हैं 1 मंथ से लेकर के 24 मंथ, जो भी आपको उपयोगी लगे। और यहाँ पे रेफरल कोड हमारा यूज करके आप किसी कोर्स में लाभ ले सकते हैं छूट का। और देखिए जैसे कि यहाँ पर हम आपको बता दें 12 महीने का कोर्स है 7,000 में पड़ेगा, 24 महीने का कोर्स मात्र 9100 रुपये में पड़ता है। और आप रेफरल कोड हमारा यूज करते हैं तो और कम में पड़ जाता है ये कोर्स, तो आपके लिए लाभदायक होगा। 2 साल के लिए आप अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं और ज़्यादा अच्छा है, मतलब जब तक आपको तैयारी करनी हो इतने में आप सफल हो ही जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।